छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए सभी क्रांतिकारी जागरूक जन साथियों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। सबको नमस्ते। देखिए, आप लोगों को मुझे ये तो बताने की जरूरत लगती नहीं कि जो पिछले 2 साल से जो षड्यंत्र आपके साथ चल रहा है वो क्या खेल था। वो तो ऑब्वियसली आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। और मैं ढूंढ रहा था डॉक्टर सूजन को कि वो कहाँ चले गए कि आपको वो थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी बताते इस पूरे जो सामान आपके शरीर में डाला जा रहा है इसका। तो अभी आ जाएंगे आपके बीच, वो बताएंगे बीच में भी। लेकिन आप में से किस किस ने डॉक्टर सूजन को सुना है? अच्छा, ऑलमोस्ट सबने सुना हुआ है। ठीक है, सुना तो आप लोगों ने मेरे को भी होगा। लेकिन चलिए बात को शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करूं मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सारे जागे हुए लोग हैं। लेकिन आमने सामने बात करने का अलग मज़ा होता है। वो एक साथी थे, वो कह रहे थे कि एक बार ना यहाँ पे भी बोलिएगा कि वो जो आपका व्यंगा था, हाँ वहीं से शुरू करते हैं। वो बोले कि ना भाई एक बीमारी आएगी। कह रहे अच्छा, तो फिर तो मैं बीमार हो जाऊंगा। कह रहे हाँ हो सकता है, चल फिर ठीक है। अच्छा नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि तू बीमार होएगा तो ही बीमार होएगा। तू बीमार ना भी दिखे तो भी बीमार हो सकता है। यार ऐसे कैसे होता है कि तू बीमार हो सकता है? कि देख मेरे को कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, ना खांसी ना जुकाम ना बुखार ना शरीर दर्द ना सिर दर्द, कुछ नहीं हुआ। अच्छा फिर तो सिम्टोमेटिक होगा पक्का। वो क्या होता है कि उसमें ना बीमारी के लक्षण नजर नहीं आते, लेकिन होता है, बीमार होता है। फिर पता कैसे लगता है भाई? कि उसके लिए टेस्ट करवाना पड़ता है। अच्छा टेस्ट तो 100% परफेक्ट होगा, कह रहे ना उसमें झूठा भी आ जाता है। अच्छा फिर कैसे पता लगेगा? कि तो वो इतना खतरनाक है वायरस कि आप अगर बीमार नहीं हो ना, अगर आप इन्फेक्टेड नहीं हो ना, तो आप कैरी कर सकते हो, आप दूसरों को कर सकते हो। मतलब पॉजिटिव आए तो भी और नेगेटिव आए तो भी। क्योंकि पॉजिटिव आए तो वो कह रहा तू बीमार है, और नेगेटिव आए तो जरूरी नहीं है कि तू नहीं है, वो हो सकता है, तू कैरी कर सकता है। यार ये तो कमाल की बात है। फिर तो इतनी खतरनाक बीमारी है। हाँ इतनी खतरनाक बीमारी है कि ना चाइना में इतने मर गए, इटली में इतने मर गए, अमेरिका में इतने मर गए। अच्छा लेकिन हमारे गांव में तो कोई नहीं मरा। अरे तुम्हारे गांव वालों की तो इम्यूनिटी मजबूत होती है ना, हम शहर वालों की नहीं होती है। तुम तो सॉलिड खाना खाते हो। अच्छा फिर इसका मतलब गांव वालों को घबराने की जरूरत तो नहीं होगी? कितना जरूरत है घबराने की। क्या तुम कह रहे हो कि गांव वालों की इम्यूनिटी मजबूत होती है, एक तरफ तुम कह रहे हो कि घबराने की जरूरत होती है। कि ना घबराना तो होगा भैया, जब हमारी इम्यूनिटी मजबूत है, जब हम धूप में रहते हैं, जब हमें कोई टेंशन नहीं है, फिर हमें क्यों भाई घबराने की जरूरत है? जी इतनी दुनिया में मर रहे हैं लोग, यार इतनी दुनिया में मर रहे हैं, मैं बीमार भी नहीं हूं, तुम्हारा टेस्ट भी पूरी तरह से नहीं बता रहा है, तो इलाज क्या है? कि तुमको इसके लिए कुछ लगवाना पड़ेगा। अच्छा एक ही लगवाना पड़ेगा? कह रहे ना 2 भी हो सकते हैं। अच्छा 2 ही लगवाने पड़ेंगे? कह रहे ना 3 भी हो सकते हैं। 3 में काम चल जाएगा? कहते ना ये तो कितने भी लग सकते हैं। अच्छा उससे गारंटी है कि भाई लगने के बाद आप बीमार नहीं पड़ोगे? कह रहे ना आप पढ़ सकते हो। या फिर लगवाने का और ना लगवाने में क्या फर्क हुआ? क्या फिर ना उतनी बुरी तरह से नहीं पड़ोगे आप बीमार। यार तुम कह रहे थे गांव वालों तो बीमार पड़ते ही नहीं हो, फिर इतनी बुरी तरह से वाला क्या होगा? कह रहे नहीं नहीं, तुम ना मतलब तुम्हें लगवाना चाहिए, सरकार इतना बुरा थोड़ी करेगी आपके लिए, इतने पैसे खर्च कर रही है, करोड़ों रुपए। अच्छा किसने बताया?
डॉक्टर्स ने। अच्छा, वही वाले डॉक्टर्स जो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं अपने डॉक्टर बनने के लिए, वही वाले डॉक्टर जिनको दवाई कौन सी देनी है एमआर बताता है कंपनी का, वही वाले डॉक्टर जिनका हर टेस्ट के अंदर कमीशन होता है, वही वाले डॉक्टर्स बताएंगे। अरे अच्छा, वो वाले डॉक्टर बताएंगे, लेकिन उनका तो धंधा तब चलेगा, उनके तो पैसे ही पूरे तब होंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ोगे। यार इसका मतलब तो ये हो गया, चलो कोई बात नहीं, सरकार ने पैसे दिए, हमारे कौन सा पैसे लग रहे हैं, फिर तो फ्री में लग रहे हैं, फिर तो कोई नुकसान तो नहीं होगा। कह रहे ना, लाख में एक हो सकता है। अच्छा, लाख में एक अगर मैं ही हुआ तो फिर मेरे घर वालों को तो संभालेगी ना सरकार। कह रहे ना, सरकार नहीं संभालेगी। कह रहे क्यों? कह के क्योंकि ना ऊपर बोला है कि जिसके हो गया साइड इफेक्ट वो उसकी सिरदर्दी है, सरकार का कोई नहीं है। चल फिर ठीक है, जबरदस्ती तो नहीं है ना? कि ना जबरदस्ती कोई नहीं है लगवाना, तेरी अपनी मर्जी है। अच्छा फिर ठीक है, फिर मैं नहीं लगवाता। कहते ना, तू नहीं लगवाएगा तो तेरे को राशन नहीं मिलेगा, बस में नहीं चढ़ने देंगे, खाना नहीं मिलेगा, स्कूल में नहीं जाने देंगे, पेपर नहीं देने देंगे, आपका मतलब आपकी जिंदगी से जुड़ा कोई काम नहीं होने देंगे। या तुम तो कह रहे थे जबरदस्ती नहीं है, लगाने की जबरदस्ती नहीं है, लगाने की कोई जबरदस्ती नहीं है, वो तुम्हारी सिरदर्दी है। क्योंकि अगर तुमको कुछ हो गया तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि तुम अपनी मर्जी से लगवा रहे हो, जो भी हो करवा रहे हो। अरे ये तो फंसने वाली बात हो गई ना। बेचारे आदमी को, जिसको सुबह से लेके रात तक फुर्सत ही नहीं है, दिहाड़ी करके मेहनत मजदूरी करके अपनी नौकरी पे सुबह से लेके रात तक अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करते हुए जो आदमी जी रहा है, उस आदमी को कहां फुर्सत है वकील साहब वाले कानून पढ़ने की भला है? उसको कहां पता है कि कौन से कानून में क्या लिखा है? वो तो ये सोचता है कि जैसा मैं भोला भाला हूं वैसी दुनिया है। उसको क्या पता कि उसके शरीर को, उसकी जमीन को, उसकी सड़कों को, उसके स्कूलों को, उसके गांव को बेचने का प्लान बना रहे हैं ये नेता लोग। वो भोला आदमी कहां प्लान सोच सकता है? वो यही कारण था कि अभी नरेंद्र भाई बोल रहे थे कि अब वो हालत नहीं रही पिछले 2020 वाली, कि जब धक्के से बताना पड़ता था लोगों को। अब तो बस बोल दो कि यार फलाने के हार्ट अटैक हो गया, फलाने के हो गया, उसी टाइम साइड वाला बोलने लगा यार मेरे भी दर्द सा हो रहा है, या मेरे भी टांगों में पेन रहता है। ये करा तो इसी ने है, गड़बड़ तो हुआ। अब एक आधा बेचारा ऐसा है, आपका एरिया तो ऐसा है कि नागपुर के आसपास का एरिया है वो नागपुर में कुछ महान लोग भी बैठे हुए हैं, उनको मतलब घूटी पिला दी जाती है, मतलब भांग घोट के जैसे पिलाते ना, ऐसे ऐसे पिला दिया कि तुमको अगर ये पूछे ना कि भाई इससे साइड इफेक्ट हुआ है, अरे हुआ होगा, खतरनाक तो वो दूसरे वाला आदमी है ना। साइड इफेक्ट भाड़ में जाए, बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, मोबाइल इंटरनेट पे लगा के उसका सत्यानाश कर दिया है, खेती में उसको कुछ मिल नहीं रहा है, उसकी जिंदगी नरक बन गई है, लेकिन खतरा वो दूसरे जात वाला है, दूसरे धर्म वाला है। उसके लिए ऐसी मती मारी। और हमको समझ ना आए कि करें क्या भाई। यही समझ में ना आए कि जाएं तो जाएं कहां, किसको समझाएं, किसको बोलें। वो दौर था जब आदमी अकेले बैठे ये सोचा करते थे कि यार कैसे बचाएं अपने देश के लोगों को। ये भोले भाले लोग हैं, इनको नहीं मालूम है इनके साथ छलावा हो रहा है। और भोले भाले से ऊपर की बात है, डॉक्टर सूजन आ गए, अब मैं पूछ ढूंढ रहा था कहां चले गए। तो अब ये भोले भाले लोग बेचारों को नहीं पता लगता है कि उनके साथ छलावा हो रहा है, तो अब वो लड़े कैसे? क्योंकि उनके सामने ओवर द टाइम पीरियड एक तंत्र बनाया, एक व्यवस्था बनाई, जिसके अंदर ये भरोसा दिलाया गया आप लोगों को कि आप लोग तो हो कीड़े मकोड़े, और जो सरकारी अफसर लग जाए, अरे सरकारी नौकर लग जाए, ठेके पे ही लग जाए, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर हो, चाहे आशा वर्कर भी क्यों ना हो,
चाहे 500 रुपए में दिहाड़ी या 500 रुपए महीना पे काम करने वाला ही कोई भी ठेकेदार ठेके पे लगा हुआ ना हो, बस वो सरकारी का ठप्पा लगा ले तो आदमी डरने लग जाता है कि यार इसने बोला है, इसके बोलने से अगर कुछ हो गया तो मेरे ऊपर कोई आफत ना आ जाए। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मेरे पास कॉल आई ऐसी हजारों की संख्या में, किसी के पास तो सैकड़ों की संख्या में आती है। फोन आता है, सर जी स्कूल वाले कह रहे हैं कि लगवाना पड़ेगा। मैंने बोला फिर लगवा लो। नहीं सर जी हमें पता है कि खराब है डॉक्टर साहब, हमें मालूम है इसमें गड़बड़ है। तो फिर मत लगवाओ। कि मैडम धक्का कर रही है तो डूब मरो। तुम्हारी औलाद को साथ में तुम्हारे होते हुए कोई हरामखोर धक्का कर दे, डूब से नहीं मरना चाहिए हम लोगों को? पैदा किस लिए किया था अगर उसको सुरक्षा नहीं दे सकते तो? है? अरे पहले के दौर थे, कोई हमारी बहन बेटी हमारे बच्चों की तरफ आंख उठा के देख लेता था तो दीदे निकाल दिया करते थे उसके, और ये लोग जबरदस्ती शरीर में केमिकल डालेंगे। वो एक हमारे साथ एक वारदात हुई, वे उस टाइम की बात है जब ये उस टाइम तक प्रचार इतना नहीं हुआ था, लोग जागे नहीं थे, और वो जो चंडीगढ़ वाला प्रकरण है वो भी नहीं हुआ था। उसको ये लोग कांड बोलते हैं। वो कहां गए ये लोग? कांड बोलते हैं कि चंडीगढ़ वाला कांड नहीं हुआ था। तो वो चंडीगढ़ वाले कांड से तो जाग गया देश। हुआ क्या, एक मास्टर जी मुझे बोलते हैं कि जी भाई मैंने तो नहीं लगवाया, मेरी बेटी ने भी नहीं लगवाया, मेरी वाइफ ने लगवा लिया। मैंने कहा क्यों भाई? घर में अगर 3 लोग हो, तीनों को लगवाओ या तीनों को मत लगवाओ। ये कौन सा स्टैंडर्ड है कि 2 ने लगवाया नहीं है और 1 ने लगवाया? कह रहे नहीं, हमको मालूम है कि ये खराब चीज है, लेकिन उसके स्कूल का हेडमास्टर ये बोला कि अगर नहीं लगवाओगे तो तुम्हारी तनख्वाह नहीं निकलेगी। कहा अच्छा, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगले महीने वही हेडमास्टर ये बोल दे कि अपनी बीवी को एक रात के लिए मेरे पास नहीं भेजेगा तो तनख्वाह नहीं निकलवाऊंगा, तो भेज देगा क्या? ये क्या बात हुई? क्यों? अगले महीने वो तेरी बेटी को भी बुला सकता है। जब कोई अफसर आपको ध्यान हो, वो चंडीगढ़ वाली प्रकरण, वो बोला हमको तो ऊपर से आदेश मिला है। मैंने कहा तुम्हारा अफसर तुमको आदेश दे दे कि किसी गरीब की बेटी को उठा के लाना है तो तुम मान लोगे क्या गलत सलत कुछ भी? ये कौन सा तरीका होता है यार? तो मैंने उस मास्टर को भी यही बोला कि भाई अब बहस हो गई, वो तो मतलब उठ गया, खड़ा हो गया लड़ाई बजाने के लिए। 2 लोगों ने मेरे को पकड़ा, 2 लोगों ने उसको पकड़ा, और फिर वो शांति से बैठ गए। तो फिर मुझे एक मेरे साथी ने बोला कि यार बलारा साहब, आप इतने समझदार दिखते हो। बोला ऐसा कैसे हो गया यार, आपने ऐसी बात बोली क्यों? मैं कहा भाई बात सुन, मेरी आंखों के सामने मेरे देश के लोग मर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मेरे से देखा नहीं जा रहा है, मुझे बात पहुंचानी है। उनको वीडियो वो देखने में मजा आता है जिसमें थोड़ा थ्रिल हो। तो मैं तो ये सोच रहा था ये मेरे को कूट देता पकड़ के तो बढ़िया रहता कम से कम। मैं सोच रहा था कि ये मुझे पीटे कि मैं यार इसकी औरत को, इसकी बेटी को सीधा चैलेंज कर रहा हूं, इसको तो पीट देना चाहिए था। इसके में जमीर होता तो साला जमीर मरा हुआ आदमी है ये तो, तभी तो इसने अपनी बीवी को आगे कर दिया कि जा तू लगवा के आ। नहीं तो ये आदमी मुझे पीटता, उसकी वीडियो वायरल होती तो चर्चा का विषय बनता कि पीटा क्यों था, फिर बताता कि इसलिए पीटा था, तो लोगों को समझ में आती। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमें नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमको हमारे घर वाले पागल बोल रहे हैं, इनको इनके भाई साहब पागल बोल रहे हैं, नरेंद्र भाई को। आप जो जो समझा रहे थे सबको सबके घर वाले यही बोल रहे हैं कि तेरा तो ऊपर वाला माला सटक गया है। अब वो अकेला एक अला सोच रहा है यार सारे ही पागल हो गए। उसको नहीं मालूम था कि दुनिया भर में इतने सारे पागल हैं। और ये पता हमको कैसे कि जहां भी कोई आवाज चल पड़ती, मतलब
जैसे मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र भाई से जब मेरी बात हुई पिछले साल, उन्होंने बोला कि देवेंद्र भाई हम एक प्रोग्राम कराना चाहते हैं, हमारे कुछ साथी हैं वो बड़ा हिम्मत सी जवाब देने लग गए हैं, अब वो लग रहा है कि फाइट नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूं। मैंने तो इनसे ये भी नहीं पूछा कितने लोग बुलाओगे, मेरी तरफ से 5 आ जाओ। ऐसी तरह से बोलने वाला कोई भी हो यार, उस योद्धा के तो साथ जाके खड़ा होना फर्ज बनता है ना हमारा, ऐसे लोगों के साथ। तो शुरू में तो ऐसे ऐसे लोग दूर दूर मिलते थे, कोई बैंगलोर मिल रहा है, कोई मुंबई मिलता है, कोई छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, कोई कहीं पे ऑनलाइन। मैंने तो डॉक्टर सूजन को ऑनलाइन ही देखा था उस टाइम तक, मुंबई में पहली बार मुलाकात हुई। मैंने कहा यार ये एक मैडम ये भी बोलती है, बाल सफेद लगते हैं लेकिन हिम्मत बड़ा गजब का है इनका। और फिर हम निकले, फिर हमारे सामने समस्या आ गई नाम की, कि यार हम ना कोई संगठन बनाते हैं, कि कोई संगठन तैयार कर लेते हैं। पता लगे कि भाई उससे मिले, वो भी बोलता है यार मैंने ना राजीव भाई को सुना था, वो भी बोलता है मैंने राजीव भाई को सुना था। तो सुशील भाई हैं जो इधर आप देख रहे हो, सुशील है, नरेंद्र भाई हैं और ये संदीप भाई हैं। ये तो बाकी तो 2 को मैं लेके आया था साथ, तो ये दोनों लेके आए थे मुझे कहने। तो इनसे जब हम चर्चा करते ना, तो सुशील मेरे को बोला करता था कि देवेंद्र 2 तरह के लोग मिलेंगे तुमको जो लड़ाई लड़ेंगे, ये वाली जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, 2 तरह के लोग। पहले वो जो किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े थे और सरकार के खिलाफ छाती अड़ा के खड़े थे, एक तो वो, और दूसरे वो जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना हो, राजीव भाई से जुड़े हुए हों। तीसरे किसी आदमी में गुर्दा नहीं है कि वो लड़ ले इन ताकतों में, क्योंकि वो आग अभी पड़ी थी। जैसे होता है ना कि आग जल के और दिखती राख है, लेकिन अंदर हाथ डाल दो तो हाथ जल के ही निकलेगा। वो अंगार पड़े हुए थे, हवा देने की बारी थी। और मैं मतलब आप लोगों को और नरेंद्र भाई को और पूरी टीम को, जागरूक जन छत्तीसगढ़ वालों को शुभकामना और धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने उस आग को पूरेदा। और यकीन मानिए हम पूरे भारत में घूम रहे हैं और जहां जा रहे हैं वो एक ही तबका मिल रहा है जो कुदरत को बचाना चाह रहा है, जो कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है, जो जमीन भी बचाना चाहता है, जो रसोई भी बचाने की बात करता है, जो खेत भी बचाने की बात करता है, जो अपने सारे आसपास के पूरे पर्यावरण के लिए चिंतित है। और इतना बड़ा विजन रखने वाले लोगों को अकेला रहने का तो मुझे लगता है कोई तुक नहीं है ना। तो इन लोगों को तो संगठित हो ही जाना चाहिए एक तरह से। यही सोच करके हमने ये कॉन्सेप्ट तैयार किया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने राजीव भाई को सुना हो या जो कुदरत को बचाने की ताकत रखता हो, वो अपने आप में राजीव दीक्षित है, अपने आप में, ये समझो। और उस व्यक्ति को वो व्यक्ति आपकी गुलामी नहीं करेगा। संगठनों में जैसे गुलामी होती है ना, जैसे पार्टियों में गुलामी होती है, संगठनों में होती है कि एक बॉस ने बोल दिया, बाकी सारे आंख बंद करके चलेंगे। ये वो लोग नहीं है जो ऐसे आएंगे। तो ये हमने डिसाइड कर लिया वहां। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका ये मतलब हुआ कि आपने कोई संगठन बनाया तो आपके साथ कोई नहीं आएगा, क्योंकि फिर हमने कहा फिर यार इन लोगों को संगठित कैसे किया जाए। फिर इनको संगठित करने का एक तरीका है, बिना कोई संगठन बनाए इनको संगठित कीजिए। एक मोर्चा बना लीजिए। मोर्चे का मतलब एक नाम, बस सिंपली, उससे ऊपर कुछ नहीं। तो सारे संगठनों को इसके अंदर शामिल करने की कोशिश कीजिए। 21 लोगों ने, 21 संगठनों ने मिलके मीटिंग करी, बैठ के चर्चा की कि एक काम करते हैं भाई, जैसे सुनील भाई है, सुशील भाई है, ये राजीव दीक्षित मंच से जुड़े हुए थे। अपने साहिल भाई हैं, ये भारत जागो अभियान से जुड़े थे। इसी तरह से एक हमारे साथी हैं, वो खाप पंचायत पे जुड़े हुए हैं। एक साथी हमारे बाबा रामदेव जी पतंजलि योगपीठ से जुड़े थे। फिर सुशील भाई जो है वो आयुर्वेद पे काम कर रहे थे। फिर मैं एजुकेशन पे काम कर रहा था। मैं निडर करके मेरी एक संस्था है, निडर मतलब NIDER, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च।
निडर इंडिया करके जो मेरा चैनल है उस पर वीडियोस भी मिलेंगे आपको। तो उस मैं निडर से था, तो ऐसे ही करके अलग अलग साथी थे हमारे। तो हमने प्लान किया कि एक काम करते हैं, हम अपने अपने संगठनों को लेके इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होते हैं मुद्दे पर। हमारी कोई बाउंडेशन नहीं, हमारा कोई प्रधान नहीं, हमारा कोई सचिव नहीं, हमारी कोई लायबिलिटी कुछ नहीं किसी की भी। हम मुद्दा उठाएंगे, 21 लोगों से पूछेंगे, 21 लोगों का समर्थन होगा तो 21 के 21 समर्थन में खड़े होंगे। 3 लोग कहते हैं भाई हम इस मुद्दे पे तुम्हारे साथ नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम घर बैठो, बाकी के 18 लड़ेंगे, क्या दिक्कत है। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने जनता सरकार मोर्चा का कॉन्सेप्ट बनाया कि जनता सरकार मोर्चा तैयार किया, और उसका कॉन्सेप्ट था उसके बाद का, जहां से हमारे एडवोकेट्स की लिमिट खराब होती है, खत्म होती है, मतलब खराब नहीं, खत्म। कैसे? अब वकील साहब ने बड़े बड़े दस्तावेज दिखाया आपको, ये कागज दिखा दो, ये कागज दिखा दो, ये कागज दिखा दो। हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है। असम में जैसे बताया साहिल भाई ने, वो एक बंदे ने लड़ा और मजिस्ट्रेट बढ़ भागा। पर जिस गरीब आदमी को नहीं पता कि लड़ना कैसे है, बोलना कैसे है, उसके लिए क्या? तो उसके लिए फिर ये कि जो भारत का संविधान हमें ताकत देता है कि जनता ही सरकार है और जनता ही मालिक है, बाढ़ में जाओ तुम लोग, तुम्हारा कानून नहीं मानते भाई तो नहीं मानते। क्यों भाई? जब ये इस देश का संविधान ये कहता है कि देश का मालिक इस देश की जनता है, और वो जो अफसर बैठे हैं और वो जो नेता बैठे हैं और जो वो मंत्री बैठे हैं वो हैं नौकर, उनको तनख्वाह हमारे पैसे से मिलती है। हम जो खरीदते हैं उसमें हर चीज में, छोटे से छोटे चीज की खरीदारी में टैक्स होता है, उस टैक्स के पैसे से वो लोग अपनी तनख्वाह चलाते हैं, अपनी गाड़ियां चलाते हैं, और जो वोट हम लोग इनको 5 साल में देते हैं, उस वोट की ताकत से इनको ताकत मिलती है कि ये लोग हमारे लिए कोई पॉलिसी बना सकें। तो हमारी ताकत लेके बैठे हैं ना, हम कह देंगे नहीं देखते तुम्हारे को ताकत, हम अपनी वापस ले रहे हैं, तो मालिक हम है भाई। और ये हुआ हरियाणा में। हमने जब लोगों को इकट्ठा किया और हमने बोला तुम्हारे बच्चों का नंबर आएगा, अब छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस घुस के मारेंगे ये, उस टाइम पे फिर हमने लोगों को खड़ा करके समझाया। तो क्योंकि हम पुराने टाइम से लोगों के बीच में थे तो लोगों ने बात को सीरियसली लिया भी, और जब लोगों ने सीरियसली लिया तो उस टाइम पे जब हमने वहां बात करी कि जो डीसी, जो कलेक्टर हम लोगों को सचिवालय में घुसने से मना करेगा दूसरे सर्टिफिकेट के बिना, हमने ट्रैक्टर ट्रॉलियां अड़ा के दरवाजे पे कह दिया कि अब तुम बाहर निकल के दिखाना आराम खोरो, तुम हमको अंदर नहीं घुसने दोगे, हम तुमको बाहर नहीं जाने देंगे। सीधी सी बात है। और फिर हम संख्या में ज्यादा है। अगर आप लोगों को इस बात का भरोसा हो जाए कि ये मुट्ठी भर लोग हैं, मुट्ठी भर लोग, पुलिस हमारे बच्चे ही तो हैं, फौज में हमारे बच्चे ही तो हैं, और अफसर हमारे बच्चे ही हैं, बस ये नेता किसी के नहीं होते। ये मतलब इनकी तो जाति दूसरी है, मतलब पता नहीं आदमखोर किस्म के लोग होते हैं ये, इनकी जात अलग कर दो, ये कुछ नहीं है। आपने देखा नहीं, हम दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे थे, प्रधानमंत्री, उसकी सेना, उसकी पुलिस, किसी की औकात नहीं थी एक आदमी को छेड़ दे। हमारे हरियाणा में ये जो मुंह का जो था ना, गुलामी का जो निशान था, ये पहनने पे किसी को रोकने की हिम्मत नहीं थी किसी की, कि नहीं रुकते। और झंडा जिसने लगा लिया ना किसान वाला, वो रोकने की हिम्मत नहीं थी। और ये चला, इनको पता था, बस ये किसान आंदोलन में धोखा कर गए हमारे साथ। हम लोग वहां से ऐलान करने वाले थे इशारे का, उनको तो ने देख भी लिया था कि ये वाली टोली जो है ना ये एक्टिव हो गई है, और ये जैसे कपिल भाई है, कपिल बजाज है, और वो आकर के हमारे हरियाणा में हमने खाप पंचायतें करना शुरू किया, तो इनके पैरों के नीचे की जमीन निकलनी शुरू हो गई, और इन्होंने सोचा कि भाई गड़बड़ हो गई है, तो फटाफट किसानों के कानून वापस ले लो, इनको घर भेजो फटाफट, हम घर घर दस्तक में देखेंगे। यार अब फंस गए, अब क्योंकि पूरी तरह समझा नहीं पाए थे किसानों को, हम फिर फंस गए।
लेकिन जब लोगों ने देखा कि स्कूल हमने अपनी मर्जी से खुलवाए, कोई सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, और कमाल की बात यह थी कि जब पहली बार 14 से 16 साल के बच्चों को लगने की बारी आई तो आपको जानकर मजा आएगा यह बात सुनकर कि हिसार में सेंटर के अंदर पहले दिन कितने बच्चों ने लगवाया था मालूम है? 0। एक भी आदमी नहीं आया। आज घर घर दस्तक में जाते हैं, कुछ लोगों ने तो मतलब इतने मोटे मोटे लठ के लिए है। तो वो मतलब वो क्या करते हैं, जब वो देख लेते हैं कि वह गली में घूम रहे हैं लगाते हुए, तो एक आधा आदमी क्या करता है, वो उसकी बीवी को बोलता है लाइए वो, तो वो राम प्रसाद को उठा के लाते हैं और वो आके उनके सामने ऐसे रख देते हैं, हाँ भाई क्या था, और वो देखते हैं अरे कुछ नहीं, हम तो वैसे ही आए थे, सरकार ने कहा। मतलब आपकी संगठन की ताकत के आगे कोई औकात नहीं सरकारों की, बशर्ते कि आप संगठित हो। आपने ऐसी व्यवस्था बनाई हो कि एक आदमी के साथ अगर कुछ भी हो रहा हो तो बाकी के सबको पता चलते ही उसी टाइम एक्टिव हो जाए। जो आ सकता है वो चल पड़े, जो नहीं आ सकता वहीं के वहीं जड़ के कुछ ना कुछ करने लगे। तो सरकारों को यह पता होगा कि यार इस ग्रुप से पंगा मत लेना, ये वो नरेंद्र भाई वाला ग्रुप है छत्तीसगढ़ वालों का, ये नहीं। आप यकीन मानिए जनता सरकार मोर्चा का इतना खौफ है वहां पर, अगर कोई दिल्ली के अंदर बंदा पकड़ा गया, कल ही की बात है, हम रास्ते में आ रहे थे, वो बोलता है हमको यहां मेट्रो में पकड़ रखा है, चालान कर रहे हैं। तो मैं कहा डूब मरो फिर तुम। फिर जी आप क्या कर सकते हो, मेरी कुछ नहीं कर सकता। तुमको मैंने क्या कहा था, अगर तुम्हारे पास मेरा फोन नंबर है तो तुमको मेरी बताई हुई बात याद रहनी चाहिए कि अपने पड़ोस में कम से कम 10 आदमी ढूंढो, अपनी टीम तुम्हारे पास होनी चाहिए, 10 आदमी तुम्हारे पास होने चाहिए। कुछ नहीं करना तुमको, ऑन द स्पॉट 10 आदमी आधे घंटे में तुम्हारी पोजीशन पर पहुंचने जाएगा और बाकी लोगों तक खबर पहुंच जाए, बाकी अपनी अपनी जगह पे एक्टिव हो जाओ। जरूरी थोड़ी है सबकी एनर्जी को वहीं से लगाएंगे। अब हम वहां दिल्ली से, वहां चंडीगढ़ से, ये भाई रायपुर से, कहां से किस किस को मदद करेंगे और कब तक करेंगे? तो आपको अपनी ताकत को इतना बड़ा कर देना है कि सरकार आपको छेड़ने से पहले 100 बार सोचे। अब वो करने लगा। थोड़ी देर में पुलिस वाले को बोला कि मेरे से बात कर ही रहा था, मैंने कहा इसको बोल कि हमको ना कोर्ट का वाला चालान चाहिए, हमको ये वाला चालान नहीं देंगे, हम ना पैसे देंगे। पुलिस वाले ने बोला किससे बात कर रहे हो? उसने बोला देवेंद्र बल्हारा से, जनता सरकार मोर्चा से। वो बोलता है ज्यादा बकवास मत कर, आगे से लगा के आइयो, चल जा यहां से। मैंने कहा यार ये वो, मेरे को बड़ा अचरज हुआ उसको, क्योंकि वो मोबाइल पे सुन ही रहा था उधर से। फिर आप बोला छोड़ दिया जी मेरे को। मैं कहा छोड़ तो दिया भाई, लेकिन मेरा नाम मत लिया, अगर मैं कल को मर गया तो फिर तुम लोग फिर अनाथ हो जाओगे इस चक्कर में। तो एक आदमी को, जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो कह रहे थे कि सुनील शर्मा जिंदाबाद, देवेंद्र भाई आगे बढ़ो ना, किसी देवेंद्र भाई को तुम लोगों को नेता बनाने की जरूरत नहीं है। इतने दिन तक निराशा में रहे राजीव भाई के जो फॉलोअर्स थे, जो राजीव भाई को अपना सब कुछ मानते थे, जो उनको मतलब दिल से चाहते थे, उनके जाने के बाद उनके अंदर कितनी निराशा थी मैंने देखी है। मतलब घुट घुट के रोया करते थे वो लोग कि कुछ नहीं हो सकता, देश बर्बाद हो रहा है, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं बर्बाद होते हुए और कुछ कर नहीं सकते। तो अंदर से रोता है कलेजा फट फट के। इसलिए किसी एक आदमी को बहुत ज्यादा महत्व देना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। यह जरूरी है कि आपके घर घर में, आपके पड़ोस में हर 20 आदमियों में एक राजीव दीक्षित भाई होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। इस व्यवस्था के कॉन्सेप्ट के लिए हमने जनता सरकार मोर्चा का कॉन्सेप्ट लिया। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, हम आप लोगों से समर्थन मांगते हैं कि क्या हम लोग ये माने कि जागरूक जन छत्तीसगढ़ जनता सरकार मोर्चा के साथ है, कल को कुछ होता है तो
एक बार दिखाओ भाई सबको, सबको बताओ, सबको देखो, ये देखो हाथ कितने खड़े हैं, सिर्फ इतना ही दिखाओ, इसमें दिखाओ कैमरे में। जो भाई साथ ना हो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके साथ रहेंगे पक्का। तो आप लोग जनता सरकार मोर्चा के कॉन्सेप्ट के साथ हैं, तो आपको जनता सरकार मोर्चा ये वादा करता है कि अगर छत्तीसगढ़ में किसी भी भाई जागरूक जन छत्तीसगढ़ के आदमी के साथ कुछ होता है तो वहां हरियाणा में ईंट से ईंट बजा देंगे हम इन हरामखोरों की। अमर रहे जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद। तो ये था कॉन्सेप्ट, बिना किसी के नेता के आपके अंदर से नेतृत्व तैयार करने का। हमने ये प्लान किया है कि हम नवनिर्माण करेंगे, भारतीयता के आधार पर भारत का नवनिर्माण। उसके अंदर आपके शरीर से लेकर बच्चे के पैदा होने से लेकर और आखिरी सांस लेने तक की व्यवस्था समाज करेगा और समाज के अंदर के बैठे लोग करेंगे। तो उसके लिए हमको आप में से वो लोग चाहिए जिनका कोई एक इंटरेस्ट एरिया हो। इंटरेस्ट एरिया का मतलब क्या है? आप लोग चाहते हैं कि आपको बच्चों पर काम करना है, तो हमें वो चाहिए। कोई कहता है मुझे स्वास्थ्य पे काम करना है, हेल्थ के ऊपर, तो कितनी सारी पद्धतियां अवेलेबल है हमारे पास। तो उन सारी पद्धतियों का इंटीग्रेटेड आपके पास, आपको इस भारत के, इस दुनिया के जितने एक्सपर्ट्स होंगे हम लाके आपके सामने बिठाएंगे कि समझो पूरी बात को और करो प्रचार, अपने देश, अपने प्रदेश और अपने गांव को बचाओ। तो इसी तरह से आयुर्वेदा के ऊपर, इसी प्रकार से स्कूलिंग के ऊपर, फिर मार्केट के ऊपर, फिर खेती के ऊपर, जो जो बेस्ट है, जो प्रकृति के साथ चलने की चीजें हैं, उन सब का समाहित, उन सबको समाहित करके एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिसमें किसी भी प्राणी की हानि ना हो, यह सपना है जनता सरकार मोर्चा का। तो हमने प्लान किया कि हमने पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग्स करी, हमने देखा, और कमाल की बात देखिए, हमने डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग करी, वहां हमारे पास किसी में 100-150 लोग आ गए, किसी में 80 लोग आ गए, किसी में मतलब 250 आ गए। अभी देखा कि यार यहां तो 80 लोग ही आए, उस जिले के जब ब्लॉक्स में जाके मीटिंग करी वहां भी 100-100 लोग आ गए, गांव में जाके मीटिंग करी 100-100 लोग आ गए। इसका मतलब कॉन्सेप्ट बहुत गहराई तक गया हुआ है, सिर्फ कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं। इन लोगों ने 2 साल में लॉकडाउन लगा के जो धंधे चौपट करे ना, जो सत्यानाश किया ना इन लोगों ने, उसकी वजह से हर आदमी घर से निकलने में असमर्थ है, वो नहीं आ पाता। इसलिए उस मजबूरी को समझते हुए हमने ये प्लान किया कि सबकी ऊर्जा को रोज रोज खराब नहीं करेंगे, हम लोग जाएंगे उनके पास। तो जिले की मीटिंग्स करी हमने, फिर हमने जोनल मीटिंग करी, मतलब 3-3 जिलों की मिला के एक मीटिंग करी, और अब हम करने जा रहे हैं स्टेट की मीटिंग हरियाणा के अंदर। उस स्टेट की मीटिंग का टारगेट क्या है कि हम 5000 ऐसे परिवार ढूंढ रहे हैं, 5000 परिवार, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट ये कि 5 के 5000 परिवारों का एक परिवार बनेगा, पहला कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये 5000 परिवार ना ही आपस में, ना ही आपसदारी से बाहर किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी को भी धोखा नहीं देंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट, ये 5000 परिवार इस तरह से संगठित होंगे कि अगर एक आदमी के साथ कुछ भी हो गया तो 4999 लोग अपना सब कुछ छोड़कर उस आदमी को बचाने निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा किसी भी व्यक्ति को। क्योंकि समाज के अंदर अच्छे लोगों ने निकलना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया और करना छोड़ दिया। मेरे साथ कुछ हो रहा हो ना, मतलब इस भाई के साथ कुछ हो रहा हो, नरेंद्र भाई को पुलिस उठा के ले जाती हो, और मैं दरवाजे से देख रहा हूं और मैं ये सोच रहा हूं कि पुलिस से पूछूं भाई तुम नरेंद्र को क्यों लेके जा रहे हो, तो मेरी बीवी पीछे से मेरी बाजू पकड़ लेगी, आपको क्या पड़ी है जी, भाड़ में जाने दो,
आपको, तुम क्यों पंगा लेते हो खाम खाई अपने? ये हमने ये अपना बनाया, ये एक नेचर बना ली, जिसकी वजह से अच्छे आदमियों ने सोचना, करना, बोलना सब छोड़ दिया। और उसकी बदौलत वो जो लुच्चे गुंडे बदमाश थे, उनको लगा ये तो बुज़दिल हो गए हैं। हमने, वो लोग हमारी चुप्पी को हमारी बुज़दिली समझ बैठे, ये बताने के लिए जनता सरकार मोर्चा खड़ा हुआ है कि हमको, ये बताने के लिए खड़ा हुआ है कि तुम लोग जो सोच रहे हो ना, ऐसा नहीं है। इस देश के अंदर अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बोलने वाले लोगों की कमी नहीं है, सोचने वाले लोगों की कमी नहीं है। और अब हमारे देश के लोग अकेले नहीं है, अब एक दूसरे के साथ खड़े होकर के लड़ेंगे तुम्हारे खिलाफ में, चाहे जो मर्जी हो। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ किया कि भाई हम लोग देश के लिए कुछ करने की प्लान कर रहे हैं, समाज के लिए थोड़ा बहुत करने का सोच रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि कुछ इस तरह का प्रयोजन किया जाए कि यार इनके बच्चों को भी संभाला जाए, कल को इनको रोजगार कहां से मिलेगा, कल को इनकी चिकित्सा का भी है, कल को इनकी नौकरी के साथ साथ इनके कुछ हो गया तो फिर हमने ये सोचा कि भाई 5000 परिवार तो मिलके अपना यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। वो 5000 परिवार जो पैदा करेंगे उसके लिए पूरी दुनिया मार्केट पड़ी है यार, टेंशन का एक ही है। क्यों? तो गांव के अंदर, गांव के हिसाब से वहां की जमीन, वहां की जरूरतें, वहां के जो उपलब्ध संसाधन हैं, उनके हिसाब से गांव तय करेगा कि उनको क्या चाहिए। गांव बताएगा कि हमको किन किन बच्चों को किस तरह से तैयार करना है। अब हमारे पास एक कमाल का टूल हो गया है। हमारी एजुकेशन वाली ट्रेनिंग किस किसने करी है? एजुकेशन वाली ट्रेनिंग 3 लोग, 4, 5 लोगों ने की है। मैं आपको आज बता रहा हूं, एक आपकी जिंदगी के लिए, आप में से कोई एक आदमी खड़ा हो जाए, आप बताइए जिसने देखी है। आपने देखी है? आप बताइए सरदार जी, क्या नाम आपका? हाँ जी, रिंकू भाटिया जी। रिंकू जी, केवल इतना बता दीजिए, अगर मैं ये जो कह रहा हूं आपको एजुकेशन पर, उससे बेहतर मटेरियल कहीं आज तक मिला है? जोर से बोल के बताइए। कभी नहीं मिला। क्या आपको यह लगता है कि जो मैं वहां उस बच्चे के बारे में बता रहा हूं वो सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है? साफ नजर आ रहा है ना? अब आप बैठ जाइए। ये मैं केवल इसलिए बता रहा था कि आपके बीच के लोग हैं, आपकी लाइफ में ऐसी रिसर्च कभी नहीं देखी होगी आपने। निडर इंडिया करके मेरे चैनल का नाम है, निडर इंडिया। आप अगर जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ वाले ग्रुप में तो हम, अच्छी बात है। नहीं जुड़े हुए तो नरेंद्र भाई आपको साथ जुड़े हुए हैं, आज मैं उनको लिंक भेजूंगा। शाम को, रात को 9 बजे उस चैनल पर एक लाइव चलेगा, 9 बजे आज रात को। कल चला था जो 24 तारीख को, उसमें हमने एक टाइप के बच्चों का जिक्र किया था। आज फिर हम दूसरी टाइप के बच्चों का जिक्र करेंगे। यकीन मानिए, वो ट्रेनिंग अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप में से 60% मां बाप को तो मेरे बिना या किसी के बिना भी ये मालूम पड़ जाएगा कि आपके बच्चे के पास टैलेंट क्या है, वो किस तरह का काम करने के लिए बना है। अब मान लीजिए आपके हर बच्चे का टैलेंट हमको मालूम है। हमको मतलब हमको, हमको का मतलब सबको। हमको सबका बच्चे का टैलेंट पता है, तो हमको यह पता है कि वो खुश कैसे रहेगा। क्यों जी? अगर उसकी खुशी हमको मालूम है तो सारा समाज मिलकर तय कर लेना। मैं नरेंद्र भाई के बच्चे की खुशी के लिए काम करूं, मैं सुशील भाई के बच्चे के लिए भी काम करूं, मैं इनके बच्चे के लिए भी करूं, इनके लिए भी करूं, तो मेरे बच्चे के लिए काम करने वाले 4 मिल गए ना। क्यों? और एक दूसरा तरीका है, जैसे अपन अभी तक करते आ रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक दिहाड़ी, मारा मारी, उसकी फीस की टेंशन, उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग, उसकी किताबें, उसकी ट्यूशन, फिर उसका कंपटीशन, फिर उसका एडमिशन, फिर उसकी नौकरी, फिर पता नहीं क्या, फिर वही टेंशन की टेंशन। और फिर वो आखिरी में नौकरी करते करते जब 5-7 साल हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं यार जिंदगी में मजा सा नहीं आ रहा। तो इस तरह की जिंदगी से तो बेटर है कि हम हर बच्चे के उस कुदरती टैलेंट के लिए बचपन से काम करना शुरू करें।
ये एक अकेला आदमी नहीं कर पाएगा। मतलब जिसको पता लग गया, मान लो मुझे मालूम पड़ गया मेरे बच्चे के पास क्या टैलेंट है, तो मैं अपने बच्चे के टैलेंट को निखारने के लिए मुझे परफेक्ट टीचर चाहिए, मुझे वो शहर लेके जाना पड़ेगा, उसके ऊपर टाइम और पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर गांव के 500 आदमियों को पता है, तो जो जो उन बच्चों के पास टैलेंट है, उनके गुरुओं को सारे जने इकट्ठा मिलके पैसा लड़ा के गांव में ही बना बुला लेंगे। जरूरत क्या है उनको बाहर भागने की? क्यों जी? इसीलिए हमने ये तय किया कि यार इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाने के लिए हमें उन योद्धाओं की जरूरत है जो इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ के अपनी कम्युनिटी में इस्तेमाल कर सकें। हमारे लिए किसी को कुछ नहीं करना है। हम आपसे ना सदस्यता शुल्क मांगते, ना हम आपसे मेंबरशिप फार्म भरवाते, ना आपको यह कहना कि हम जनता सरकार मोर्चा के साथ जुड़े हुए हैं। आपकी मर्जी, कोई टेंशन नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। जो राजीव भाई का सपना था भारतीयता के आधार पर, भारतीयता में क्या था कि उस दौर में वो बात हुआ करती थी कि गांव ये तय करता था कि गांव का एक भी घर भूखा नहीं सोना चाहिए। अगर गांव में, हर गांव में लुहार होता था, कुम्हार होता था, सुनार होता था, मतलब सारी तरह के नाई धोबी जैसे भी तेली सब होते थे। अगर गांव में बाय चांस जरूरत थी हमको 2 कुम्हारों की और 3 कुम्हार हो गए या 4 घर हो गए, तो ये तय करते थे हमारे बड़े बुजुर्ग कि भाई 4 हो गए, जरूरत नहीं है हमको, लेकिन इनका परिवार भूखा ना पड़े, इसलिए दिवाली होली पे ये चीज खरीदनी कंपलसरी है। तो उनकी खाना सुनिश्चित किया करते थे। हर आदमी को खाने का, जीने का, सम्मान का पूरा हक है। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमने इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया है। तो इसमें आप जब उस ट्रेनिंग को करोगे, फिर आपको जाना पड़ेगा। मान लीजिए आप कहते हो कि यार बलारा जी, ये एजुकेशन की बात अपने को समझ में नहीं आती, अपन तो खेती वाले काम पे इंटरेस्टेड हैं। फिर आ जाओ, उसी ग्रुप के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा सुनील वाले का, नेचुरल इंडिया हेल्दी इंडिया का वो चैनल है। उसके ऊपर आप अपनी जमीन को कैसे बचा के रख सकते हो, उस पे ऊपर काम है। फिर आप कहते हो हम तो आयुर्वेद पे जाना चाहते हैं, हमें तो ये जानना है कि हम अपने शरीर को ठीक कैसे रखें, तो सुशील के सूर्य केतु वाले चैनल पे चले जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां से ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग का काम सुनील भी देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। एजुकेशन पे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। अब या तो 2 ऑप्शन है, फ्री की चीज सोच के फेंक दो, या आप देख लो कि कितनी बढ़िया चीज हो सकती है अगर हम लोग कुछ दे रहे हैं तो। और वो ऑनलाइन ही दे रहे हैं अब तो, हमने रखना ही छोड़ दिया कि रखो तुम लोग। हर फील्ड पे आपके गांव से 2-2, 4-4, 5-5 लोग अगर तैयार हो जाते हैं, तो वो इस तंत्र से लड़ने में आपकी मदद भी करेंगे, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रयास भी करेंगे, और मिलकर एक संगठित समाज का निर्माण भी करेंगे। आप अगर ये सोचते हो कि ये कोई ऐसा काम है कि इधर से आज मीटिंग हुई और जाके 10 दिन में, 5 दिन में, महीने भीतर में हो गया, तो फिर इस गलतफहमी में मत रहना। जो हीरे होते हैं ना, जो असली मानुष होते हैं, जो इंसान की जात होती है ना, बढ़िया इंसान, वो तो राक्षस बने बैठे, उनकी बात नहीं हो रही है। जो इंसान का बच्चा है वो ऐसे खिंडे पड़े हैं, हम लोग कहते हैं हरियाणवी में, मतलब वो बिखरे पड़े हैं, उनको जाकर ढूंढना पड़ेगा, उनके पास हमको जाना पड़ेगा और उनको जाके संगठित करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में टाइम लग सकता है, लेकिन व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत से लोगों को उस टाइम पे राजीव भाई की कोशिशें लगती थी व्यर्थ हो गई, लेकिन वो उन्हीं के बोए हुए बीज थे कि ये पेड़ पौधे आज उग के इतने बड़े हो गए हैं। तो आज आपका और अपना हमारा फर्ज है कि हम अगली पीढ़ी के लिए मानवता के, अच्छाई के और नेक कामों के बीज बोना शुरू करें। तभी तो जाकर के आने वाले वक्त में अपनी पीढ़ियों को उनकी छांव मिलेगी ना, अपने बच्चों को। तो यही काम करने का कॉन्सेप्ट है। हमने अचीव कुछ नहीं करना,
हमने हासिल कुछ नहीं करना, हमने अगली पीढ़ी को एक रास्ता देना है कि मानवता का क्या मतलब है और मानवता के रास्ते पे चलने का क्या मतलब है और तुमको यहां से क्या निकालना है। यह मकसद है जनता सरकार मोर्चा के कॉन्सेप्ट का। अभी हमारे एक साथी थे, मुझसे पूछा था उन्होंने, और मैंने कहा था कि सबके सामने पूछना, मैं सबके सामने जवाब दूंगा। डालिए पानी। कौन थे वो साथी जिन्होंने राजनीति पे पूछा था? राजनीति पे वो चले गए शायद। मुझसे उन्होंने ये कहा कि राजीव भाई की तरह व्यवस्था परिवर्तन की जब आप बात करते हो तो राजनीतिक विकल्प देने की बात करो, ऐसा उन्होंने हमको कहा। हमने उनको बोला देखो भाई, एक तरीका होता है, अगर मैं राजनीतिक विकल्प देने की बात करूंगा तो वही होगा, आप लोग देवेंद्र बल्हारा आगे बढ़ो के नारे लगाओगे, देवेंद्र बल्हारा चौड़ा हो जाएगा, तुमसे दान भी लेगा, तुम्हारा इस्तेमाल भी करेगा, भीड़ इकट्ठी करेगा और फिर आखिर में किसी ना किसी पार्टी की गोदी में जाके बैठ जाएगा। यही तो होता है आप लोगों के साथ। ऐसे ही बिकता है ना हर आदमी, जो आपने बनाया, जिसके ऊपर आपने भरोसा किया। क्यों? क्योंकि एक आदमी, एक नेता व्यवस्था को नहीं बदल सकता, ना ही वो व्यवस्था से लड़ सकता है। व्यवस्था से कोई राजनीति नहीं लड़ सकती। हम राजनीतिक विकल्प देंगे, आने वाले वक्त में देंगे, लेकिन वो राजनीतिक विकल्प देवेंद्र, सुनील और साहिल नहीं होंगे। वो राजनीतिक विकल्प आपके बीच में से होंगे, आपके लोग होंगे, आपके बच्चे। उनको तराशने का काम मिलके करेंगे अपन लोग। भाई जैसे हमने कहा, जब हम आप में से शिक्षक तैयार कर रहे हैं, जब आप में से हम बिजनेसमैन तैयार कर रहे हैं, जब हम आप में से मार्केटिंग वाले तैयार कर रहे हैं, खेती वाले तैयार कर रहे हैं, तो नेता भी तैयार करेंगे ना भाई। और जब हमारे पास ये टैलेंट है, ये पता लगाने का कि कौन बढ़िया डॉक्टर है, कौन बढ़िया प्लेयर है, कौन अच्छा आर्टिस्ट है, कौन बढ़िया काम कर सकता है, तो हम ये भी तो बता सकते हैं कौन बढ़िया नेता है कि नहीं। तो हम आपके बीच में से तैयार करेंगे, समाज सर्टिफाई करेगा, फिर वो जाकर के धोखा नहीं देंगे। इसलिए कोई आदमी, कोई पार्टी इस व्यवस्था से नहीं लड़ सकती। व्यवस्था से लड़ सकता है केवल एक चीज, दूसरी व्यवस्था। तो अपनी व्यवस्था खड़ी करेगा, 5000 लोगों से शुरू करेंगे और 5 लाख तक जाएगी कि 5 करोड़ तक, ये आपके ऊपर होगा कि हम कहां तक जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे हम लोग। और आने वाले वक्त में हम क्या कर पाएंगे, ये इस बात के ऊपर निर्भर करेगा कि कैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अच्छे लोग जुड़ेंगे, वो हमको बिगड़ने नहीं देंगे। अगर लुच्चे गुंडे जुड़ गए तो हमें भी बनना मजबूरी हो जाएगी भाई। अभी तक तो नहीं है इरादा, डिपेंड करेगा कि कैसे लोग जुड़ेंगे। आप लोग अपने आप सक्षम होते चले जाओगे तो मजाल नहीं है किसी भी आदमी की जिसको आपने चलो फ्रंट में खड़ा कर दिया ना, आपने यही कहा ना भी तुम आगे बढ़ो। इसका मतलब है कि आपने ये कहा कि देवेंद्र तुम आगे बढ़ के थोड़ा सा लड़ लो, क्योंकि तुमको हमसे 2 शब्द फालतू बोलने आते हैं, बढ़िया तरीके से बोलने आते हैं। इतना ही तो है, ठीक है ना? वरना हमसे तो बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं यार, हमसे बढ़िया भाषण देने वाले, हमसे बढ़िया ज्ञानी बैठे हैं। बस ये इतना सा काम था कि आपने ड्यूटी लगाई, अब हमारे ऊपर अगर जिम्मेदारी आई तो वो तब तक सही रहेगा जब तक आप अच्छे लोगों की टीम तैयार करते रहोगे। जैसे ही आप में महत्वाकांक्षा जागेगी या हम में जागेगी तो वैसे लोग इकट्ठे होते चले जाएंगे। फिर अभी तक वो जो सुनील भाई बता रहे थे, अभी तक हमारे संगठन में इस बात का कोई झगड़ा नहीं होता कि अखबार में नाम आया कि नहीं आया, कि तुम बीच में बैठे थे कि किनारे पे बैठे थे, फोटो में तुम्हारा आया कि नहीं आया, तुमको बुलाया कि नहीं बुलाया, भाषण देने के लिए बुलाया था और पूरा मीटिंग में तुम ही खा गए टाइम, तुमने मुझको बोलने ही नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, तुम बोल लिए हम बोल लिए, बात खत्म, एक ही बात है। तो ये जो मैं से पहले तुम की जो भावना है, मैं से ज्यादा हम की जो भावना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को लेके चलने की योजना है। और वो जो 5000 परिवार होंगे जो हम जनता सरकार मोर्चा की मीटिंग हम करेंगे, आप लोग अपने एरिया में भी जाके बोलना शुरू कर दीजिए कि ऐसी मीटिंग होगी हरियाणा में,
या तो हम छत्तीसगढ़ में कर लेंगे, नहीं तो जो वहां होगी वहां पहुंचिएगा, आपको बुलाएंगे। आप लोग जब उस मीटिंग में आएंगे तो बहुत बढ़िया बात है, परिवार और बड़ा होगा, और उस परिवार के हम लोग, इस बात पे निर्भर करेगा कितने के लोग होंगे। मान लो थोड़े से लोग हुए तो थोड़ी छोटी धमकी दे लेंगे सरकार को, है कि नहीं भाई? भाई गुंजाइश के ऊपर देखेंगे ना, सामने वाला दुश्मन बड़ा ताकतवर है। हाँ, ये होगा कि 5 से 10 हजार के बीच आदमी हो गए तो हम ये ऐलान जरूर कर देंगे कि जिसके घर के बाहर जनता सरकार मोर्चा का बोर्ड लगा होगा उसके बेल नहीं बजेगी, कोई सरकारी कर्मचारी बेल नहीं बजा पाएगा, उसकी इतनी गारंटी है। भाई अगर बेल नहीं बजा सकता तो फिर आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है? क्यों जी? हम ठीक है ना जी? तो आप लोगों में से ये करना है कि जितने लोग यहां बैठे हैं और जितने लोग सुन रहे हैं आपके यहां से, उन लोगों को समझाइए, आप एक व्यक्ति के पास कम से कम 10 लोग होने चाहिए आपके पास, सबके पास। मतलब आप जैसे कैसे हो वैसे वैसे 10 ले लो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार इतने लोगों में से सैकड़ों हजारों लोगों को जानते हो, 10 लोग आपकी फ्रीक्वेंसी पे नहीं बैठे। आज तो ज्यादा लोग बैठे हैं। पहले क्या होता था, 1000 लोगों को से बात करते थे, एक मिलता था ये कहने वाला, हाँ यार तू बात तो ठीक कह रहा है। आज तो सब मान रहे हैं कि यार बात तो तुम्हारी सच्ची है, पर थोड़ा सा ना खुल के आने में अभी डर रहे हैं। जिस दिन आप लोगों का संगठन खड़ा मिला, जिस दिन आपके हाथ देख लिए इन्होंने, जिस दिन आपकी गर्जना देख ली, मैं आपको यकीन दिलाता हूं पीछे पीछे फिरेंगे वो लोग ढूंढते हुए कि कहां गए यार जागरूक जन वाले, कहां गए, उनको ढूंढो, उनको ढूंढो, वो बचाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि यहां आप लोगों को इस बात पे चर्चा करने की जरूरत है कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं और उसको कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये जो दोनों बूटी हैं ये ले ली है, और डॉक्टर सूजन इसकी स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, तो मैं उनसे ये भी गुजारिश करूंगा कि वो आप लोगों को ये भी बताएं कि मान लो गलती से आपके रिश्तेदारों में किसी ने कुछ ले लिया है ऐसा केमिकल, तो वो अपने शरीर को कैसे बचा सकते हैं। वो आगे के लिए बचाना तो जरूरी है ही, तो जो लोग अभी पीछे छूट गए थे, जो उस दौर में नहीं आ पाए हमारे साथ, तो उनको भी तो बचाना हमारा ही काम है ना। हम कैसे सोच सकते हैं कि यार भाड़ में जाओ, तुमने मानी नहीं थी, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें तो फिर भी वो आ ही जाएगा कि नहीं यार अपने ही आदमी है, बचाना पड़ेगा। तो मेरे बाद में आपको डॉक्टर सूजन को जरूर सुनना है, ये जरूर बताएंगे चाहे जितना भी इनको वक्त लगेगा शॉर्ट में। और दूसरी बात यह है कि मैं ये उम्मीद करके चलूंगा कि आप लोग सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे। किसी के साथ भी सोशल मीडिया पे जितना हो सकता है अपने दूसरे अकाउंट्स बना लीजिए। बल्कि ये जो सरकारों में बैठे लोग हैं, ये तो एक एक आदमी 10-10 अकाउंट बना के बैठा होता है। आप 2 तो बना लीजिए कम से कम, लोगों को जोड़िए, उल जलूल मतलब इस मुद्दे पे शेयर करते रहिए। ये लोग आपको ब्लॉक करते रहेंगे, कोई बात नहीं, कर लो भाई, हम फिर कोई और नाम से बना लेंगे, हैं। और सोशल मीडिया पे वेव है, बातचीत का मसला है, फिर ट्रेनिंग का मसला है। जितने जुड़े रहेंगे उतना हम अगला स्टेप पे बढ़ते रहेंगे, और जितना हम यहां से जाके भूल जाएंगे फिर तो भूल ही जाएंगे, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि हम इस मिशन को कितना आगे तक लेके जाएंगे, इस व्यवस्था परिवर्तन में अपना क्या क्या रोल अदा कर पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से हमारा कारवां बढ़ रहा है, जिस तरीके से हम लोग जागरूक हो रहे हैं, और आप लोग देखिए, मैंने आज तक, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जनता सरकार मोर्चा हो, जागरूक जन छत्तीसगढ़ वाले लोग हैं, या तमाम जो इस मुद्दे पर जो राजीव भाई के साथी हैं, मैंने अभी तक एक भी सभा, राजनीतिक या गैर राजनीतिक या सामाजिक, कोई सभा नहीं देखी जिन आदमियों को घर से पैसे फूंक के आ रहे हैं और वो आदमी पूरा दिन बैठ करके जा रहे हैं, एक भी आदमी बीच में छोड़कर नहीं जा रहा। नहीं तो बड़ी बड़ी सभाओं में देखा है मैंने, फोन लेकर के बहाने से बाहर निकल जाते हैं, वापस ही नहीं आते हैं, पूरा पूरा दिन खत्म हो जाता है कि भाई नरेंद्र भाई ने बुलाया था तो हाजिरी लगानी जरूरी थी, लेकिन सुनना नहीं है। लेकिन आप लोग इतने टाइम से बैठे हैं,
बल्कि आपने खाना खा लिया था तो नींद भी आई होगी आपको। वैसे मैं आने देता नहीं हूं नींद। आई तो नहीं किसी को? तो आप सोए नहीं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो जागे हुए हैं, आपकी इस जागृति को मेरा सलाम। आपके इस जागे हुए चैनल को स्पेशल बता दो, ठीक है? मैं खेती वाला चैनल आपको स्पेशल अलग से बता रहा हूं। आप व्हाट्सएप पे करेंगे तो आपको लिंक भी भेज दूंगा। नेचुरल इंडिया, हेल्दी इंडिया। कौन सा? हेल्दी इंडिया। और जो एजुकेशन पे है, शाम को 9 बजे, आज रात को ठीक 9 बजे। यकीन मानिए, आप आज रात को 9 बजे देखेंगे ना, देखना शुरू करेंगे तो आप बंद नहीं कर पाएंगे। विद फैमिली देखिएगा। अगर बड़े टीवी पे चलाते हैं तो और अच्छी बात है। निडर इंडिया वाला चैनल पे रात को 9 बजे एजुकेशन पे बोलेंगे, बाकी सुनील भाई आपको बता देंगे। मैं आप लोगों की इस जागृति का, आपके समर्थन का, आपके प्रेम भाव का और इसका बहुत शुक्रगुजार भी हूं। अभी थोड़ी देर रुक जा, अभी बोलना थोड़ा। हाँ, 1 सेकंड के लिए बोल रहे हैं, 1 सेकंड के लिए बोल रहे हैं बीच में। केवल और केवल मैं गुजारिश करूंगा कि जो 1 घंटे की वीडियो है, ये 10 घंटे की इकट्ठी डाल दे तो मेरे जैसे को फिर जरूरत ना पड़े बार बार वीडियो बदलने की। हाँ। 10 घंटे की इकट्ठी तो नहीं होती। एक छोटे से मुद्दे पर नरेंद्र भाई ने बोला है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे हम कुछ बोले, है ना? किसको जानना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे? अरे वाह, चलिए फिर तो बोलेंगे। चलिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे वो लोग क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस धरती पे ना बहुत बोझ हो गया है। ये धरती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से खराब हो रही है। और इसको खराब कौन सी गैस कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड खराब कर रही है। और वो कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड 2 ही जगह से निकल रही है, एक आदमी की सांसों से और एक जानवरों की सांसों से। तो ये दोनों चीजें कम करनी पड़ेंगी अगर ये धरती बचानी है। तो एक नई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उस नई व्यवस्था में आपका कार्बन फुटप्रिंट चेक किया जाएगा। ये नए शब्द आए हैं अभी जो मैं बोल रहा हूं, अभी तक हमने वीडियो में नहीं बोले हैं। आपका कार्बन फुटप्रिंट, यानी आप कितना उगाते हो तो आपको क्रेडिट मिलेगा, आप कितना काटते हो उससे क्रेडिट कटेगा। आप पेड़ लगाते हो तो आपको क्रेडिट मिलेगा, अगर आप पेड़ काटते हो तो आपका कटेगा। अगर आप बाइक चलाते हो तो इतने पॉइंट कटेंगे, अगर आप कार चलाते हो तो इतने पॉइंट कटेंगे। पेट्रोल वाली के कम कटेंगे, डीजल वाली के ज्यादा कटेंगे, सीएनजी वाली के और थोड़े कम कटेंगे। वो ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है वो प्रदूषण मुक्त है, वो ऐसा बोलते हैं। तो वो ऐसी व्यवस्था लाना चाह रहे हैं कि आप अगर घर से बाहर निकलो तो पर्यावरण को परेशान ना करो, परेशान ना करो। और वो कब संभव है? कि जब हम कह दें तब घरों में कैद रहो, जब हम कह दें तब घरों से निकलो। जितनी देर के लिए हम कहें उतनी देर के लिए निकलो, और जिस हालत में हम कहें उस हालत में निकलो। मुंह पे कपड़ा पहनने को कहें तो पहन कर निकलो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, अपनी वापस ले जाओ। वो ऐसा बोलते हैं। तो वो ऐसा बोलते हैं कि भाई हम एक नई व्यवस्था बना रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर नाम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एजेंडा 2030 का, बड़ा अच्छा अच्छा बोलते हैं वो। शिक्षा सबको देंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, सस्टेनेबल एनर्जी होगी, कोई भूखमरी नहीं होगी, और सबको काम मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा जी, काम कैसे मिलेगा? आपने फैक्ट्रियां तो सारी बेच दी, आपने कंपनियां भी सारी बेच दी, सारे पीएसयूज बेच दिए, बैंकिंग बिक गई, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सड़कें बिक गई, जोड़ बिक गए, गांव बिक गए, जंगल बिक गए, डंगर बिक गए, सब बिक गया। छोड़ा क्या यार तुमने? तो वो कहते नहीं, तुमको काम मिलेगा, तुम एक काम करना, यूट्यूब पे वीडियो देखा करना, वीडियो देखने का पैसा मिला करेगा तुमको। आने वाले टाइम में रोजगार होने वाला है। आप वीडियो देखो,
उसमें कितने एडवर्टाइजमेंट आई, उस एडवर्टाइजमेंट में किन किन बातों का जिक्र था, उनके आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। आप सही से जवाब दोगे तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मतलब ऐड देखो, आप स्क्रीन पे बैठे रहो, आपके बच्चों को आपके घरों में कैद करके आप उनको बर्बाद करेंगे हम लोग। आपको मालूम है स्क्रीन कितनी खतरनाक है? अंदाजा है आपको कुछ? माइंड प्रोग्रामिंग खेल चलता है इससे। जो बच्चा मोबाइल पे गेम खेलता है पहले 10 मिनट, सबसे पहली बात आपको समझना होगा, गेम के 3 टाइप हैं आज के टाइम पे। पहली टाइप 3 पत्ती टाइप, जिसमें वो जुआ खेलता है। दूसरी टाइप कौन सी है? जिसमें वो टास्क ओरिएंटेड होता है। आपने ये टास्क पूरा किया तो इधर जाने का, ये टास्क पूरा किया तो ऐसा कर सकते हो। और तीसरे मिलते हैं जिसके अंदर बंदूक चलती है। आपका बच्चा मोबाइल गेम में बंदूक चला रहा है लगातार, वो रोज 50-100 आदमियों को मार के सो रहा है और खुश हो रहा है, पॉइंट मिले पॉइंट मिले। और जो आदमी वीडियो गेम खेल रहा है, उस आदमी का जो डोपामिन रिलीज होता है, जो हार्मोन होता है डोपामिन। डोपामिन क्या होता है मालूम है किसी को? किसको मालूम है डोपामिन का? 1-2 लोगों को पता है। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन होता है हमारे अंदर, वो वैसे डॉक्टर सूजन बताएंगे, इनका एरिया, मैं वैसे बोल रहा हूं। वो ऐसा हार्मोन है जिसके सिक्रीशन से हमें खुशी महसूस होती है। हम जब भी कोई भलाई का काम करें, हम जब भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें, हमें जब भी ऐसी फीलिंग आए कि हमने अच्छा काम किया है, उस वक्त वो रिलीज होता है और हमें खुशी का अनुभव होता है। जो आदमी मोबाइल गेम खेलकर जिसका डोपामिन रिलीज होता है, उसकी डोज उसको रोज बढ़ानी पड़ेगी। पहले 10 मिनट अगर खेल रहा है तो अगले दिन 20 मिनट खेलने से होगा उतना ही, फिर अगले दिन 30 मिनट खेलने से होगा। इसीलिए आपके बच्चों को लत पड़ रही है, चाहे कार्टून की हो, चाहे वीडियो गेम की हो, चाहे मोबाइल की हो, और चाहे आप लोगों को फेसबुक और यूट्यूब की हो, वो सेम चीज है। और जब वो रिलीज होता है, एक टाइम आएगा जब आपका डोपामिन मोबाइल से और टीवी से रिलीज नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको नशे की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए तड़ी पार के साथ मिलके अडानी साहब अपनी पोर्ट पे खूब तस्करी कर रहे हैं। कभी 30,000 किलो, कभी 20,000 किलो ड्रग्स खूब आ रही है देश में। तो आपके लिए ड्रग्स की कोई कमी ये सरकार होने नहीं देगी। अगर कमी रह भी गई तो आपके लिए ठेके खुलवा देंगे हर मोहल्ले में, कोई दिक्कत नहीं है। सस्ती शराब होगी, होम डिलीवरी होगी, आपके बच्चों की बर्बादी बिल्कुल होगी। गाड़ी रोड में खड़ी है, साइड कर देंगे। एक गाड़ी है छत्तीसगढ़ नंबर 11AX 4131, किसकी है? 4131 CH 11AX 4131। ये जिनकी भी है वो थोड़ी साइड में करनी है अगर आप में से है तो। अल्टो गाड़ी ऑल्टो है, अच्छा उनकी है, आप उनको साइड में कर दीजिए। तो जी अब नशे का अरेंजमेंट कर दिया इन लोगों ने। दूसरा ये लोग कह रहे हैं, जैसे कुछ लोगों के सवाल होंगे, आप जब जाएंगे ना और उनको समझाएंगे गांव वालों को या अपने आस पड़ोस वालों को, तो वो कहेंगे सरकार ऐसा करना क्यों चाहती है, ये इतना सारा पैसा लगा रहे हैं। उनसे सवाल पूछिए, पहली बात तो क्या ये सभी बीमारियों का इलाज मुफ्त दे रही है क्या? एक ही बीमारी का इलाज मुफ्त क्यों है, पहली बात तो ये बताओ। और उस बीमारी का जिसमें हमको महसूस किससे होता है? तुम्हारे वाले टेस्ट से होता है। हमको नहीं पता है हम बीमार हैं, तुम्हारा टेस्ट बता रहा है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, करना क्यों चाहती है? तो इसके लिए आपको 2 ही शब्दों का इस्तेमाल करना है कि सरकार नहीं, दुनिया के जो बड़े उद्योगपति हैं, जिसमें रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर और बिल गेट्स जैसे चेहरों का नाम सबसे आगे आता है, वो असलियत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो गुंडा तत्व हैं, पूरी दुनिया का जो आपराधिक गिरोह है, वो ये चाहता है कि इस दुनिया की सारी आबादी हमारे हिसाब से चले और रोटी के लिए हमारे ऊपर निर्भर हो। मान लीजिए आपकी रोटी जिसके काबू में होगी, आप उसी के हिसाब से तो चलोगे। आपने इसका थोड़ा नजारा तो देखा ही होगा।
जो 2 साल जो हुआ, आपसे क्या कहा कि दूसरे का सर्टिफिकेट दिखाओ, नहीं तो तुमको नौकरी पर नहीं जाने देंगे, नौकरी का फॉर्म नहीं भरने देंगे, तुम्हें राशन नहीं मिलेगा और ट्रैवलिंग नहीं कर पाओगे। और ये सारे काम करने का मतलब क्या है? रोजी रोटी। रोजी रोटी मतलब खाना, मतलब आपका खाना जिसके हाथ में है आपको उसकी गुलामी करना मजबूरी हो जाएगी, और ये उनको मालूम है। तो उसके जरिए अगर खाना काबू करना है तो क्या क्या रास्ता हो सकता है? उसका रास्ता ये हो सकता है कि आपकी जमीन के जो बीज हैं वो बीज वो काबू कर लें, जो कि वो ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे संपर्क में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो राजीव दीक्षित से को फॉलो करने वाले लोग हैं, उनके संपर्क में गाय आधारित खेती करने वाले, प्राकृतिक बीजों पर खेती करने वाले लोग मिल जाएंगे। लेकिन अदरवाइज गांव के गांव खाली हो चुके हैं, वहां बीज नहीं मिलता बोने के लिए। अगर आपके पास बीज नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप पूरी तरह से बाजार पर निर्भर हो। अगली बार मेरे हरियाणा और पंजाब की तो मैं बता देता हूं, जहां पर हरित क्रांति सबसे ज्यादा आई थी, आज सबसे ज्यादा कैंसर के केसेस, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक के केसेस उसी एरिया में हैं जहां सबसे ज्यादा उत्पादन होता था, सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते थे, सबसे ज्यादा बीज मार्केट से आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बीज उनके काबू हो गया। कौन सा बीज? तीनों बीज, खेत का बीज भी, फिर हमारे पशुधन का बीज। आज के टाइम में आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ही गर्भाधान होता है। हमारे पास नेचुरल तरीके से गर्भाधान का रास्ता नहीं छोड़ा उन लोगों ने। और इंसानों में भी भारत सरकार का आंकड़ा है 30 से 40% नपुंसकता और बांझपन आ चुका है, क्योंकि हम ऐसा खाना खाते हैं। जैसा खाना खाएंगे वैसा ही शरीर हो जाएगा। तो बीज आपका काबू हो गया, अब इनकी मर्जी के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। और इसका पूरा इंतजाम इन लोगों ने करा हुआ है कि धीरे 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 आपकी रोजी रोटी को खत्म कर देंगे, आपके घर का पैसा खत्म, आपकी जमीनें नीलाम, आपका पानी इनके काबू में, और आपकी रोटी इनके काबू में। उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे। बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि बारिश से बचना है ना तो उसका इंतजाम बारिश आने से पहले कर लो तो बढ़िया है। बारिश आने के बाद ऊपर जो सुराख है खेत छतों के अंदर, उसको मूंदने जाओगे तो फिर नहीं मूंदेगा वो बारिश के दौरान या बारिश के बाद, वो पहले करना पड़ेगा। तो ये पहले करने की बारी है। ये आप लोग जागे हुए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं हमको अपनी तादाद बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इनको एक चीज चाहिए। जो कल रात को ट्रेनिंग हुई है ना, पहली वाली पार्ट मैंने डाला, उसमें मैंने बोला है कि अपने देश में 85% जनसंख्या ऐसी है जो कोई भी काम इसलिए करती है क्योंकि वो 15% कर रहे होते हैं। वो क्या बोलते हैं पता है? यार ये 100 करोड़ हो गए, ये क्या पागल है? अब हम तो बोलने वाले थोड़े से हैं और उनको दिख रहे हैं लगवाने वाले ज्यादा हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि जो ज्यादा है ना वो ठीक बोल रहे हैं। तो अब हमको भी ज्यादा खड़ा होकर ये कहना पड़ेगा कि हम ये सैकड़ों लाखों करोड़ों लोग बोल रहे हैं, हम क्या पागल हैं? जिस दिन हम बोलेंगे उस दिन हमारी बात सुनी जाएगी। तो सीधी सी बात है। तो पूरी तरह से आपको डिपेंडेंट बनाने का ये जो षड्यंत्र है, इसी का नाम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। हम इसके पूरी तरह से खिलाफत में हैं। इससे जुड़ी हुई बाकी वीडियोस रेगुलरली हम लोग निडर इंडिया पे डालते रहेंगे। आप लोग भी इसको, आप नरेंद्र भाई को जितना हो सके, इस पूरे के पूरे मोर्चा को, जितना आपका जागरूक जन जो संगठन है, इसको बढ़ाइए, इसको और बड़ा कीजिए और अपने आसपास के लोगों को जितना हो सके उतना जगाइए। आपकी इस जागरूकता के लिए, आपके यहाँ शांति से बैठे रहने के लिए, आपके यहाँ आने के लिए, इतना शानदार कार्यक्रम आयोजन के लिए आप सभी जनों को, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर सुजन, मैं चाहूंगा कि आप डॉक्टर सुजन को सुन करके जाएं प्लीज, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सुनिएगा प्लीज।